नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, नाम अगर बताने जाने की औपचारिकता निभानी है तो आप हैं गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी खुद अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूं, एक खास जानकारियां रखने वाला व्यक्ति जो खुद को आम आदमी कहता है। आइए स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी नमस्कार। प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे? बस बढ़िया। बाबा जी ठीक हैं आपके शहर में? बिल्कुल, हमारे शहर में बाबा जी ठीक हैं और 25 करोड़ आबादी वाला एक पांचवा देश के बराबर वाला उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल सही है। गौरव जी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा हल्ला है और ये हल्ला इसी प्रारब्ध पर आज से तकरीबन 7 महीने पहले मैंने आपसे जब बात किया था, हमारी आपकी एक बातचीत है, उसका लिंक भी हम इसी चर्चा के वीडियो लिंक में नीचे डालेंगे। उस समय आपने एक बात कही थी, हम लोगों ने बिना मौसम के बरसात की थी और यूसीसी पर चर्चा की थी, समान नागरिक आचार संहिता पर चर्चा की थी। इस समय तो भैया फैशन है, हर तीसरा आदमी यूसीसी यूसीसी। मुझे लगता है कि एबीसी की जगह छोटा बच्चा भी इस समय घरों में पढ़ रहा है यूसीसी यूसीसी। इस तरह का माहौल जो हो चला है। लेकिन जिस समय 7 महीने 8 महीने पहले हमने आपने बात की थी, तो मेरा एक सवाल था कि यूसीसी कितना जरूरी है। आपने कहा था बिल्कुल गैर जरूरी है, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि बेहद जरूरी है। साथ में आपकी ये चिंता थी कि जब यूसीसी आएगा, पहले तो आपने भविष्यवाणी की यूसीसी जरूर आएगा, फिर आपने कहा जब यूसीसी आएगा तो दोनों पक्ष चिल्लाएगा। यहां कुछ लोग बड़ी खुशफहमी में हैं कि मौलाना तुमको देख लिया जाएगा, लेकिन जरा ये बताइए वो दोनों पक्ष चिल्लाएगा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? क्या अपनी उस बात पे आप अब भी कायम हैं? अविनाश जी, मेरे साथ एक बुरी आदत है, लेकिन उसके साथ वो अच्छी भी है। बुरी आदत ये है कि कोई भी वीडियो करने के बाद या मतलब डिस्कशन करने के बाद मैं उस डिस्कशन के पॉइंट्स को याद नहीं रखता और ना मैं पलट के अपनी रिसर्च खुद करता हूँ कि मैंने क्या बोला था। जैसा आपने अभी 7 महीने पहले के वीडियो के बारे में बात करी है, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, मुझे नहीं ध्यान है कि हमने आपने वीडियो करा था, पर आप कह रहे हैं और वो डॉक्यूमेंटेड है तो है। ये मेरी बुरी आदत है भूलने की। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं भूलता इसलिए हूँ क्योंकि मैं कोई चीज़ पकाता नहीं हूँ अपने आप। जो तथ्य हैं और जो फैक्ट हैं वो ही मैं बात करता हूँ और रहे समय के हिसाब से वो बात सच साबित होती है। यूसीसी के बारे में सबसे पहले मैंने अगर लिखा था ट्विटर पे जब मैं था, तो 2015 में लिखा था। जब, और आपको अगर याद हो, हम लोग मिले थे, 1-2 बार मिले हुए हैं, तब भी हमने ये बात करी थी और मेरा तब भी स्टैंड ये था कि ये दूसरी टर्म के एंड तक आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम जरूरी हैं बिफोर कमिंग यूसीसी। ये है ठीक बात। पहला। आपने जहां बात करी दोनों पक्ष हल्ला मचाएंगे, उसका कारण ये है कि मुस्लिम पक्ष इसलिए हल्ला मचाएगा, और मैं मुस्लिम का शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यहां मेरा ध्येय मुस्लिम समाज से नहीं है, मुस्लिम समाज के मुस्लिम ठेकेदारों से है। हम्म। और उन ठेकेदारों में ज्यादातर संख्या मुसलमानों की कम, हिंदुओं की ज्यादा है। अच्छा। चाहे भाई कांग्रेस में आज जो भी बात हो रही है, शरद पवार कर हम्म। रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ये तो हिंदू सेना थे ना कभी। तो यूसीसी को पार्लियामेंट में सपोर्ट करने या उसका विरोध करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के को आश्वासन देने वाले लोग कौन हैं? शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, और आप लिख के रख लो, हमारे अखिलेश यादव होंगे और सारे होंगे। इसमें सबसे चालाक इंसान जो निकला वो निकला अरविंद केजरीवाल। हम्म। इससे पहले बात पूरी होती वो उसने सपोर्ट कर दिया। खैर वो अलग रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है। लेकिन
दूसरा कारण ये है दोनों का हल्ला मचाने का, मुस्लिम के ठेकेदारों को पता है कि यूसीसी के बाद उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। भाई पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो क्रिमिनल तो फॉलो नहीं करता है, वो तो सिविल केसेस फॉलो करता है। जब बिल्कुल। सिविल केसेस में बराबरी आ जाएगी तो वो भड़केंगे, क्योंकि अब उनका, जिसको मैं बोलता हूं हलाला मस्ती का टाइम है, वो खत्म हो गया। यूसीसी के बाद उनके हलाला मस्ती का समय खत्म हो जाएगा, तो वो भड़क रहे हैं। हिंदू इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। जितने भी, बुरा मत मानिएगा, पर जो भी और यूट्यूब के ज्ञानी गुरु लोग हैं और ट्विटर के लोग हैं, प्रवासी पंछी हैं, ये सारे यू इस पे लगे हैं कि भाई इसमें बच्चा पैदा करने पे रोक लगे, इसमें इस चीज की रोक लगे। इनमें से किसी को ज्ञान है ही नहीं कि यूसीसी कहाँ है और यूसीसी का इतिहास क्या है। आपके, मैंने एक वीडियो देखा था किसी सज्जन के पुरुष के साथ, उनकी बात अपनी जगह सही है, वो वीडियो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मुस्लिम समाज के विभिन्न सेक्शंस जो हैं उनमें से बात हो रही है और उसमें उनकी एक्सपर्टी है, आपकी एक्सपर्टी है, मेरी नहीं है। लेकिन यूसीसी का बीज कहाँ है? यूसीसी का बीज 1860 में है, जब अंग्रेजों ने बात करी थी एक कॉमन लॉ लाने के लिए जिसको मुसलमान और हिंदू दोनों को बराबर रखा जाए। फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। When it comes to rule of governance, it should be equal. लेकिन दो और माइलस्टोन है। तीसरा माइलस्टोन है 1985 में शाहबानो का केस। उस वक्त आज के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उनके पिता चीफ जस्टिस थे और उनके सामने जब शाहबानो का केस आया तो उन्होंने उनकी जो डिलेमा थी, उनका जो कंफ्यूजन था, वो ये था कि हम जजमेंट मुस्लिम लॉ के हिसाब से दें, पर्सनल लॉ के हिसाब से, या सीआरपीसी के हिसाब से दें। तो उन्होंने सीआरपीसी को चुना क्योंकि वो संवैधानिक है, जिसको राजीव गांधी ने संसद में बदल के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करा और शाहबानो का केस बंद कर दिया। और तब चंद्रचूड़ ने कहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो सीआरपीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में हो, एक यूनिफॉर्मिटी आए। ये निकला समय, तो नेचुरल है, जब मोदी सरकार बनी तो सबने बात करी, कल ले आओ, परसों ले आओ, अभी नहीं ला रहे मोदी, मौलाना हो गया मोदी, ये हो गया, वो हो गया। वो मैं क्रोनोलॉजी बाद में समझाऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अभी जब यूसीसी के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, जब लॉ कमीशन ने सजेशन मंगाए, तो लॉ कमीशन के सजेशन से पहले आपको सीजीआई का, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे हैं और आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने श्री राम टेम्पल का जजमेंट लिखा है, उन्होंने ये कहा कि यूसीसी आना चाहिए, यानी पहला दरवाजा उन्होंने खोल दिया। उसके बाद लॉ कमीशन ने सजेशंस मंगवाए। अब आप खुद सोचो, सरकार जिसके हाथ में अच्छे से अच्छा दिमाग बैठा हुआ है, चाहे वो लीगल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, हम आप तो नहीं है ना, हमें आपको तो घर से बाहर निकल के हमारे पड़ोसी तो छोड़ो, हमारी बीवी भी हमारे लाइन नहीं लेती है, ठीक है ना, सरकार की तो बात छोड़ दीजिए। ये इसलिए आया था लॉ कमीशन ताकि पब्लिक में डिस्कशन हो। सजेशन कोई नहीं मांग रहा है आपसे, सजेशन डिसाइडेड है, पब्लिक में डिस्कशन हो। ये एक जाल फेंका गया। जब जाल फेंका गया तो सबसे पहले कौन फुदका, ठीक है, हिंदू अपने लेवल पे जितना सोच सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं में नहीं है मोस्टली। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो 30 मार खां गुरु हैं
ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के, उनमें नहीं है। मुर्गी फंसी, चिड़िया फंसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने ताकि स्टेटमेंट देने शुरू करे और पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी शुरू करी, उनके सपोर्ट की, और पॉलिटिकल पार्टियों ने हामी भरनी शुरू करी। अब मुझे ये बताओ, विपक्ष को चीर-फाड़ कर दी ना मोदी ने? बाईपास सर्जरी कर दी ना बिना शरीर काटे हुए। अब इसमें आगे क्या होगा? इसमें अब आप मुस्लिम पर्सनल अब आप यूसीसी का ध्येय समझो। यूसीसी ये नहीं कह रही है कि आपको बड़े भाई का पजामा पहनना है छोटे भाई की जगह और छोटे भाई का कुर्ता पहनना है, या आपको मस्जिद में नहीं जाना है, या आपको नमाज खड़े होकर अदा करनी है, झुक के नहीं अदा करनी है, या हिंदुओं को ये नहीं कह रहा है कि आपको मस्जिद में जाना है और ईद मुबारक सबको बोल रहा है। यूसीसी आपको अपने मजहब की और हिंदुओं को अपने धर्म की, जो भी वो फॉलो करते हैं, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। यूसीसी का कोई लेना देना नहीं है। यूसीसी का मुख्य कार्य है डाइवोर्स लॉ, कि आप खड़े खड़े डाइवोर्स नहीं दे सकते और किसी महिला को सड़क पे नहीं छोड़ सकते ऐसे ही बच्चों के साथ। मैरिज लॉ, सुबह चाची की बेटी से शादी, शाम को मामा की बेटी से शादी, दोपहर में डाइवोर्स, ये बंद होना चाहिए। इनहेरिटेंस लॉ, भाई जो पिता की, अभी क्या है, मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई दो बेटी हैं। अब इस्लाम कानून के हिसाब से, मुस्लिम कानून के हिसाब से, पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से दोनों बेटियों को 25% प्रॉपर्टी मिली, 50% भाई साहब, भाई ने क्या करा? ना बच्चियां पाली, ना बच्चियां पैदा करी, ना जायदाद बनाई, ना कुछ करी, 50% लेके बैठ गया। तो इसी को तो मैं कह रहा हूं ना, हलाला मस्ती का समय खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें एक डिबेट और हो सकती है, लड़कियों को क्यों, लड़कों को क्यों, दुनिया भर की चीजें। दूसरी बात, आप कश्मीर से वाकिफ हैं। कश्मीर की लड़की अगर बाहर शादी करती है, कश्मीर के बाहर 370 हटने से पहले, तो उसका कश्मीर की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, राइट खत्म हो जाता। ठीक है। लेकिन अगर बेटा बाहर शादी करके बहू अपनी कश्मीर ले जाता है तो उसका पूरा राइट बना हुआ, लेकिन बहू का राइट कुछ नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज थी लॉ में, और ये जो भेदभाव था जेंडर्स में, इसको एक समान प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है। तो यूसीसी का इतिहास 1860 का है। जस्टिस चंद्रचूड़ 1985 में इसकी मांग करी थी कि ऐसा लॉ होना चाहिए। ठीक है, यूसीसी शब्द इस्तेमाल नहीं करा, कुछ और करा होगा, लेकिन इसकी मांग करी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको ओके करा और सरकार लॉ कमीशन लाई। अब पब्लिक डिबेट हो रहा है। पब्लिक डिबेट के हिसाब से सरकार लोकसभा में अगर ये प्रस्तुत करती है, लेकिन उससे पहले सरकार ने एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको विभिन्न राज्यों में इंप्लीमेंट करके उसकी रिजल्ट देख लिया। आपको पता है गोवा में यूसीसी आज का नहीं, काफी टाइम से है। उत्तराखंड अपना ड्राफ्ट पे कर चुका है। उत्तराखंड ने भी अपने ड्राफ्ट में वही पॉइंट लिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश कर रहा है, मध्य प्रदेश का भी ड्राफ्ट है, और जो राज्य हैं, भाजपा के राज्य हैं, उनमें ये ट्रायल बेसिस हो चुका है। जब ट्रायल बेसिस होता है, संवैधानिक चीज ये है, जब 2 से ज्यादा राज्य इसकी हामी भर देते हैं और मांग करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मूव करती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे फार्म लॉ होते हैं, कि फार्मर लॉ सरकार केवल, केंद्र सरकार केवल इमरजेंसी में बना सकती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो केंद्र एग्रीकल्चर पे लॉ नहीं बना सकता, अनलेस एंड अनटिल 2 राज्य उसकी मांग करें, तरफदारी न करें। बिल्कुल सही बात। आप पढ़िए कानून को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो लोग भड़काते हैं विभिन्न सोशल मीडिया पे, उन्हें कानून की जानकारी नहीं है।
और उनको ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। ऐतिहासिक जानकारी होना जरूरी है। तो यूसीसी आएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज की डेट में अगर नहीं आता है, अभी 2024 के बाद आता है या अभी आता है, वो अलग इश्यू है। मुख्य बात यह है कि सरकार ने यूसीसी की बात छेड़ के और पब्लिक ओपिनियन मंगा के एक डिस्कशन समाज में खोल दिया है, और ठीक वो बात। डिस्कशन एक दूसरे को एक्सपोज करने पे लगा हुआ है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां एक्सपोज्ड हो जाएंगी यूसीसी के समर्थन या विरोध से। तो ये सारी चीजें हैं देखने वाली। बिल्कुल, वो साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है। और जिसको कहते हैं ना कि भाई प्रधानमंत्री कहते हैं अमृत काल चल रहा है। अब अमृत काल से ठीक पहले मंथन काल भी तो चलता है। बिना मंथन के, बिना समुद्र मंथन के तो अमृत आया नहीं था। तो प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, तो वो हर क्षेत्र में इस तरह की चीजें लाके छोड़ देते हैं। ये सही बात है। आपने अरविंद, अब एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं। अगर आप 370 को हटाना और राम मंदिर बनाना, ये दो बहुत बड़े निर्णय हैं भारत में, ठीक है, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। 370 हटी संसद में, ठीक, ठीक लेकिन बात। राम मंदिर का जजमेंट आया कोर्ट से। क्यों? क्योंकि 370 एक संवैधानिक मुद्दा था, राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा था। आस्था के मुद्दे पे सबको एक रखने की जिम्मेदारी होती है कोर्ट की, इसलिए वो जजमेंट निकाला गया कोर्ट से। और 370 एक प्योर संवैधानिक मुद्दा है, ऐतिहासिक गलती है जिसको संविधान से ही सुधारा जा सकता है, वो आया आपका संसद से। संसद लेकिन से। यूसीसी का मुद्दा जो है वो संवैधानिक भी है, क्योंकि यहां पर कोई संविधान में अननेसेसरी एडिशन नहीं हुआ था, एक्सेप्ट का फैक्ट कि इंदिरा गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाई थी, मुसलमानों ने कभी मांग नहीं करी थी, याद रखो। बिल्कुल सही बात। इंदिरा गांधी लेके आई थी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, इसकी मांग मुसलमानों ने कभी नहीं की थी। और क्योंकि यूसीसी का मुद्दा संवैधानिक भी है और आस्था के प्रश्न पे भी है, जैसी भी आस्था है, अच्छी बुरी, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं वो डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन एक आस्था का मुद्दा भी है, एक संवैधानिक भी मुद्दा है, इसलिए इसमें परमिशन मिली कोर्ट से, डिस्कशन हो रहा है पब्लिक से, आएगा संसद से। ठीक बात है। और यही वजह है कि शायद 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने शुरुआत में जब ये कहा था ना कि आज के जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी जब शाहबानो का मैटर आया था तो उनको वो डिसीजन करने में काफी दिक्कतें हुई थी। और एक इस उदाहरण से पता चलता है कि वाकई कोर्ट को अपने रोजमर्रा के डिसीजंस में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। इस तरह के जब कोई सिविल सूट्स आते हैं, देखिए आईपीसी तो आईपीसी सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि वहां शरीयत और कोड़े मारे जाते हैं, हाथ काट लिए जाते हैं, पत्थर से जो है संगमारी करके ख्वार किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, तो ये जहां तक लग रहा है कि ये डिमांड एक तरह से भारत की जुडिशरी लेके चली आ रही है शाहबानो के समय से। 2015 में इसी बात का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए थे, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। और तो छोड़िए, 2019 में जब दोबारा नरेंद्र मोदी जीत के आए अपने सेकेंड टर्म में, तो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे साहब, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लाखों केसेस इस तरह के जो फैमिली लॉ से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी सूट्स हैं, जो सिविल लॉ से जुड़े हुए हैं, उसमें रोज नामचे, यानी रोज का झगड़ा जो है वो तो कोर्ट डिसाइड करती है। आप तो चिल्ला के कह देते हैं कि लाखों लाख कोर्ट केसेस जो है मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ साथ ये बड़ा एक मजेदार चीज है कि शाहबानों से लेके और अब तक कोर्ट ही कह रही है कि सरकार बना लो, यूनिफॉर्म कर लो। भाई अविनाश भाई, लोगों को यही चीज तो इतनी गहराई से सोचने की समझ नहीं है, क्योंकि
अगर आप हमेशा जुडिशरी को गाली देते हो कि लाखों केस पेंडिंग है, करोड़ों केस पेंडिंग है, आप जरा निकालो उसमें क्रिमिनल कितने हैं, सिविल कितने हैं। सिविल ज्यादा ज्यादातर हैं। 70-80% आपको सिविल ही मिलेंगे। बिल्कुल है। और सिविल क्या मिलेंगे? डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी को लेके हो गया। डाइवोर्स को क्यों हो गया भाई? तलाक दे दिया, हम ये नहीं मानते, और वो लटका हुआ है। अब कोर्ट फंसा हुआ है कि मैं सीआरपीसी के हिसाब से जजमेंट दूं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हम्म। प्रॉपर्टी इनहेरेंस की बात है तो वहां पर भी ये आ जाता है कि सीआरपीसी की बात करी जाए या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करी जाए। केसेस आप देखिए, आप ज्यादातर छोटी अदालतों में जाएंगे जहां पर आपको ज्यादातर केसेस प्रॉपर्टी बंटवारा ये वो दुनिया भर के इस तरह के मिलेंगे। और भारत में 80-90% केसेस इसी प्रकार के पड़े हुए हैं। मैंने आपको गोली मारी उसका केस नहीं है, मैं तो अंदर गया। सही बात है। ठीक है ना, मैं तो अंदर गया। अरे जेब काटने वाला तुरंत चला जाता है, कहीं किसी से मारपीट करता है 151 में शांति भंग में चला जाता है, वो तो चला ही जाता है। ठीक है ना, तो मेरा मेरा उठना बैठना बहुत सारे अच्छे जो लर्नर्ड लॉयर्स हैं उनके साथ होता है। और ये अक्सर हम बात करते हैं कि जनता जब जुडिशरी को गाली देती है तो ठीक है, मतलब ये उनकी सोच है, सब आपके लेवल पे नहीं सोच पाते। लेकिन जनता जब गाली देती है तो वो ये भूल जाती है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है। हम्म। कोर्ट आज से नहीं, हमेशा से प्रॉब्लम बताता आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करना है। कोई क्यों नहीं छूता था कि अगर हमने छू लिया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, नहीं जी। छुआ तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ वोट कटेंगे, हमारे वहां वोट कटेंगे, फिर पाकिस्तानी आके यहाँ दंगा कर देंगे, यहाँ के लोगों को भड़का देंगे। यही कारण है हम्म। कि ऐसा नहीं है कि आपके शोर मचाने से यूसीसी आ रहा है या और लॉज आ रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट का हिस्सा 2014 से पहले था, लेकिन ठीक बात। इसका समय निर्धारित था। अब ठीक बात। हर चीज समय से होती है। और मैंने भी ट्विटर पे कई बार लिखा इस बात को कि अभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर स्क्रॉल करें तो कल ही परसों शायद मैं लिख रहा था यूसीसी के बारे में। मैंने काफी अपने पुराने पोस्ट डाले हैं जहां मैंने बिल्कुल 2016 के हैं, 17 के हैं, जहां मैंने बोला था कि यूसीसी होगा, लेकिन इसका एक तरीका है। लेकिन हम्म। अगर कोई ये सोचता है यूसीसी में जा आपके आपके जो मजहब के स्थल हैं, मंदिर मस्जिद, वहां जाने को आपको रोक लगेगी, वो नहीं है। मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए यूसीसी नहीं है, या मंदिर में अजान पढ़ने के लिए यूसीसी नहीं है। ठीक यूसीसी बात। डाइवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, सेपरेशन, ये लेके चलेगा, ताकि समाज का हर वर्ग, हर धर्म और मजहब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। उसके बाद अब बिल्कुल। हम जेंडर वगैरह की बात करना इत्यादि इत्यादि, वो बात की चीजें वो बात की होगी। पहले प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल। तैयार हो। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी नई चीज आएंगी। आप देखें ना, कहीं अगर 3 तलाक है, एक झटके में 3 बार तलाक देके भगा देने की परंपरा है, तो कहीं जो है हिंदुओं में क्या है, सनातनों में, कि साहब शादी तो 7 जन्मों का रिश्ता है, यहाँ तो कोई तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो कोई डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन बदले हुए समय में इस बात की आवश्यकता है, तो ये एक अब यूनिफॉर्मिटी आने की कोशिश होगी। हाँ। अब अब एक आप एक इसका इसका जो ऑफ स्प्रिंग है, जिसका जो हम्म। रिजल्ट होगा आने वाले समय में, वो आप नहीं सोच रहे। इसमें एक प्रावधान और है यूसीसी में, शादी की उम्र। हम्म। अब हिंदुओं में शादी शायद 18 या 21 साल मानी जाती है, हम्म। लेकिन मुसलमानों में 14 साल 12 साल में भी वो कर लेते हैं। और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या शरिया का एग्जाम्पल देते हैं, 9 साल में भी, 10 11 12 साल में। हम्म। जब बच्चियां, जब शादी की 1 साल फिक्स हो जाएगी, 21 साल, तो बच्चियां भी मैच्योर होंगी, यानी हम्म। बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होंगी। दूसरी ठीक बात, बात। जब आप पॉलीग्रामी करते हो, मल्टीपल वाइफ रखते हो, उसका भी प्रावधान है इसमें, आप नहीं कर सकते। हम्म। यूसीसी के आने से आप मल्टीपल शादियां नहीं कर सकते। यानी अगर हम्म। आपको दूसरी करनी है तो पहली को डाइवोर्स देना जरूरी है। करेक्ट। और वो डाइवोर्स होगा कोर्ट के माध्यम से, वो डाइवोर्स आपके तलाक बोलने से नहीं होगा या मौलवी जी के कहने से नहीं होगा। तो हम्म। यहाँ पर बच्चा पैदा करने की जो स्पीड है, उस पे कंट्रोल आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है।
आएगा ना। तो अगर आप डीप सोचो तो मेरे पे भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि इससे बच्चे रोकने का भी प्रावधान होना चाहिए, ये है, मतलब इस तरह के सवाल। मैं मुस्कुरा देता हूँ इस तरह के सवाल पे, क्योंकि समझाना कोई फ़ायदेमंद है नहीं, लोगों की समझ में आना तो है नहीं। आप एक फ़िक्स माइंडसेट के जब होते हैं, जब आप हम्म। नफ़रत के माइंडसेट से कोई काम करते हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं सोच सकते। तो बिल्कुल इसलिए सही उनको बात है। बताना मैं उचित नहीं समझता, मैं इग्नोर कर देता हूँ इस तरह के सवालों को। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि ये बात उसी तरह की है कि अगर आपके मोहल्ले में बिजली के वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज ऊपर नीचे आता जाता है, तो बजाय इसके कि हर बल्ब के किनारे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर या वो एक वो लगाइए, इससे बेहतर ये है कि घर के मुहाने पर ही एक बड़ा सा स्टेबलाइजर लगा दीजिए, तो फिर वो सारी बिजलियों को सारे बल्बों को सुरक्षित रखेगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संभवतः कुछ इस तरह की बात है। और अब ये तो जन जैसे होता ना कि देखिए, ये सरकार और इसके नेता, आपने जब कहा कि अभी तक कोई सरकार इसकी हिम्मत नहीं कर पाई, तो यहाँ आ जाता है कि एक राजनीतिक नेतृत्व कितना समर्थ है, कितना मजबूत है, जो ऐसी चीजें भी लेके आ सकता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो काम पिछले 9.25 सालों में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किए हैं, तो अब तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस देश की जुडिशरी को भी अगर किसी से उम्मीद है, तो वो नरेंद्र मोदी से ही है कि बिल्कुल भैया सही तुम बात। ही करके जाओगे, आप ही कर सकते हो प्रभु, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, जुडिशरी को वो कहने की एक हमारी फैशन हो गया है। हम्म। लेकिन अगर जुडिशरी के अंदर जाओ तो जुडिशरी भी जो जजेस की बात कर रहा हूं मैं, जुडिशरी पूरा एक सिस्टम होता है। लेकिन मैं हम्म। केवल यहाँ पर सिस्टम की जो टॉप लेयर है, जजेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हों, हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि सिस्टम अपने आप में बहुत रोटन है। ठीक है। डेट पे डेट जब पड़ती हैं और हम गालियां देते हैं जजेस को। सच्ची बात ये है अविनाश भाई, आप तो लॉयर से भी कनेक्टेड हो, आपके मित्र मंडली में होंगे। आप मेरे को बताओ, बहुत सारे लॉयर का तो डेट पे डेट लेना ही रेवेन्यू स्ट्रीम है। सही बात है। अगर बिल्कुल केस सही बात। 10, मतलब वो तो लाइफ इंश्योरेंस होता है भाई, ठीक है, आया है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल तो डेट पे डेट चलती रहेगी। कभी मैं बीमार हो जाऊंगा, कभी तुम बीमार हो जाओगे, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी हड़ताल हो जाएगी, कभी बंद हो जाएगा, कभी बॉयकॉट हो जाएगा। तो 5-6 साल उस लॉयर का रेवेन्यू स्ट्रीम तो हुआ। हम्म। अब लोग कहते हैं कि भाई बड़े लोगों को जजमेंट मिलता है। बड़े लोगों को जजमेंट नहीं मिलता है। जजमेंट उनकी डेट इसलिए मिलती है क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, क्योंकि अच्छे लॉयर एक्सपेंसिव है। भाई अगर मैं 500 रुपए में हर डेट पे जाता हूं, तो मैं तो आपको 6 साल रगड़ूंगा ना। और अगर मैं हम्म। 6 लाख की डेट, 1.5 लाख की डेट पे जाता हूँ, 1.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, तो मैं तो एक ही डेट में काम कर दूंगा ना आपका। समझ रहे हो ना, ये ठीक। इकोनॉमिक मॉडल आपकी समझ में आ ठीक रहा है। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो मार्केटिंग का मास सेलिंग कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप जो है ना। तो बिल्कुल सही बात है। और अंत में तो फिर एक बार दोहराने का मन कर रहा है कि अगर यूसीसी किसी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि इस देश की जुडिशरी की है। और शायद यही वजह है कि शाहबानो के समय इन्हीं सीजीआई के पिता ने इस बात की वकालत की। और 2015 में फिर एक बार सरकार को टोका गया, 2019 में। तो ठीक है, अभी तक अगर देश में राजनीतिक नेतृत्व इतना समर्थ नहीं था, तो नहीं था, अब है तो है। अविनाश भाई, मुझे पता है कि हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि इस वीडियो को एक कंप्लीशन करना है, तो मैं 2 मिनट और लूंगा। एक चीज बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूं। जो लोग सवाल पूछते हैं कि यूसीसी अब क्यों आया, हम तो 2014 से बक रहे हैं, हम्म। मोदी अब हिले। उसका एक कारण है। मुसलमान समाज, या मुसलमान समाज बोलना गलत होगा, जो मुसलमान के ठेकेदार हैं, इनकी सप्लाई लाइन, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी? पाकिस्तान से और मुस्लिम हम्म। राष्ट्रों। तो सबसे हम्म। पहले जरूरी था कि वो सप्लाई लाइन को काटा जाए, जिसके लिए सबसे पहले आपने किया, पाकिस्तान के छक्के छोड़ाए, मिडिल ईस्ट से आपने संबंध अच्छे बनाए,
उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाए भारत में इन्वेस्ट करने के या भारत के वहां इन्वेस्ट करने के, चाहे उसमें स्वामीनारायण टेम्पल हो दुबई का या और बहुत सारी, ये सारे बिजनेस डील्स हैं। जब वो हटे तो वो पाकिस्तान से हट गए, जब पाकिस्तान से हटे तो आपने डिमोनेटाइजेशन करा। डिमोनेटाइजेशन से पहले सुषमा स्वराज ने ओआईसी में गई थी और आपके एमजे अकबर ने ओआईसी को अंदर से तोड़ा था। उसके बाद सुषमा जी गई थी, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, पाकिस्तान बर्बाद हुआ, सप्लाई चेन खत्म हुई। सप्लाई चेन खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान अब कंगाल पे था, आपने फिर एफएटीएफ में घुसाया। जब एफएटीएफ में आपने उसे घुसाया तो जो भी रही कोई कसर थी किसी के पैसे देने की वो भी बंद हुई, दाल रोटी आटे दाने के लिए बर्बाद हो गए। फिर आप सीए लेके आए। जब आप सीए लेके आए तो यही लिबरल बोले, अरे मोदी जी सारे धर्म बराबर हैं, आप डिफरेंस क्यों कर रहे हो भाई, मुसलमान क्यों नहीं, हिंदू और पारसी और सिख ही क्यों। अब आप क्या बोलोगे, सारे धर्म, अब तो मोदी सारे धर्म समान कर रहे हैं ना, इसलिए सीए पहले आया रादर देन यूसीसी के, और यूसीसी बाद में आया। अब आप अगर क्रोनोलॉजी पूरी बनाओगे तो आपको लगेगा हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डिजाइन द ब्लूप्रिंट टू पुट इन इंडिया। मतलब भारत को उत्थान का जो ब्लूप्रिंट है कितनी गहराई से सोचा हुआ है और कितनी गहराई से, यही जब मैं लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, मैं 2015 में कैसे लिख दिया कि यूसीसी कब आएगा, मैंने 2014-15 में कैसे लिख दिया कि 370 कब हटेगी राम, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम के स्टेक होल्डर्स कौन है, उस स्टेक होल्डर्स के चैलेंजेस क्या है, तब जाके आप उसका सोल्यूशन निकालते हो। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी यही मैं समझाना चाह रहा था। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जिस बेहतर तरीके से आपने यूसीसी, और दर्शकों इसी वीडियो के नीचे कमेंट में वो महीनों पुरानी चर्चा जहां यही स्टैंड था, और तब यूसीसी कहीं फैशन वाला परेड नहीं थी, यूसीसी के पोस्टर चिपक रहे हैं, हर दरवाजे यूसीसी की बात हो रही है, तब प्रारंभ में हमने ये बात की थी और गौरव प्रधान जी के साथ ही बात की थी। गौरव जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इतनी यूनिफॉर्मिटी से हमें आपने समय देते हुए इतने यूनिफॉर्म तरीके से आपने बातों को समझाया, एक अलग दृष्टिकोण से समझाया। मुझे लगता है कि इसको गुनने और बनने का समय है। और एक बार फिर चलते हुए कहूंगा कि अब तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे ज्यादातर अवॉइड करते हैं, तो आपकी दिलेरी का मेरे को मतलब सलाम करना चाहिए, क्योंकि वीडियो के बाद नेचुरल है आपके कमेंट्स में गालियां भी बहुत आएंगी, बट कोई बात नहीं है सर। दैट्स ऑल। जय हो, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ गौरव प्रधान जी को देते हैं धन्यवाद और आप सभी से लेते हैं